स्ट्रगल की अगर बात करें तो मेरा जो बैकग्राउंड है वो मेरे फादर जो है वो माइनर हैं, मजदूरी का काम करते थे। पढ़ने की कोई आदर्श परिस्थितियां जीवन में नहीं होती हैं और इन्होंने बहुत संघर्ष भरे जीवन से निकलते हुए जीवन में बहुत ऊंचाइयां प्राप्त की हैं। आप सब लोगों को बताना चाहूँगा कि मेरी एजुकेशन जो है वो गांव के हिंदी मीडियम स्कूल से हुई है, एक सरकारी स्कूल से हुई है। अगर मैं गाँव में पढ़ा हुआ, हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ा हुआ, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हुआ व्यक्ति अगर कर सकता हूँ। क्योंकि आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात बताई है। बहुत सारे ऐसे एस्पायरेंट हो गए हमारे। जी, BSTC मेरा सिलेक्शन 2025 के अंदर L1 टीचर के रूप में हो गया। ग्रेट, रियली ग्रेट। तो आपका एक मैंने वीडियो भी देखा था जिसको हमारे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत साहब ने साझा किया था। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, पत्थर पानी बन जाता है। जब आप जोर लगाएंगे ना तो जो है कोई भी लक्ष्य इंसान के कद से छोटा होता है। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। एकेडमिक इंग्लिश जोन की तरफ से मैं सुरेंद्र कुमार एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी रिसेंटली आपने RPSC 2025 का जो पेपर है जिसको हमने अच्छी तरह से एनालाइज किया था, उसका एनालिसिस आपने हमारे चैनल पे देखा ही होगा और आप अच्छी तरह से जान चुके होंगे कि हमारा जो पर्पस है वो आप लोगों तक इस तरह से पहुंचना है कि आपकी मंजिल आसान हो जाए और जो एस्पायरेंट्स RPSC के वेरियस एग्जामिनेशंस, आई मीन फर्स्ट ग्रेड का, सेकंड ग्रेड का या रीट का, लेवल 2 का क्रैक करना चाहते हैं, उनके लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी है कि वो लगातार इस चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि इस चैनल पे हम आपके लिए बहुत अच्छा सा स्टडी मटेरियल लेकर आने वाले हैं। और इसी सिलसिले में आज हमने हमारे स्टूडियो में एक ऐसे स्पेशल गेस्ट को इनवाइट किया है जिन्होंने खुद RPSC को जिया है, लंबा एक्सपीरियंस है। अभी वर्तमान में हमारे साथ जो स्टूडियो में मौजूद विशेष शख्स जिनको मैं खास रूप से इनवाइट करके आपके बीच में लाया हूँ, आदरणीय शेराराम जी सिमार साहब हैं। ये हमारे साथ MGGS चैनपुरा में लेक्चरर इंग्लिश के पद पर काबिज है और इन्होंने बहुत संघर्ष भरे जीवन से निकलते हुए जीवन में बहुत ऊंचाइयां प्राप्त की हैं और अपने विषय के लिए बहुत जाने जाते हैं, बहुत चर्चित व्यक्तित्व हैं। तो मैंने कहा चूँकि ये 2025 वाला आपका जो इंग्लिश का पेपर था ये थोड़ा सा डिफरेंट था, जो आमतौर पर अगर आप 2018 से लेके 2024 तक जो RPSC के पेपर्स हुए हैं, अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं और आप उन सारे पेपर्स को जब एनालाइज करते हैं तो आप देखते हैं पेपर सेटर्स के भी ट्रेंड बदलते रहते हैं, है ना। 2018 का जो पेपर आप देखें तो कंपैरेटिवली काफ़ी इजी आपको लगेगा। 2022 में ग्रामर जो थी वो काफ़ी स्टैंडर्ड थी और लिटरेचर काफ़ी एवरेज था। 2024 में जो एग्जामिनेशंस कंडक्ट हुए उसमें भी एक अच्छा खासा डिफरेंट अप्रोच RPSC का नज़र आया। और अभी जो रिसेंटली 2025 का जो पेपर आपने दिया, जाहिर सी बात है आपने अच्छा परफॉर्म किया होगा और आप इसके कट ऑफ को लेकर भी बहुत चिंतित रहते हैं स्टूडेंट्स। जाहिर सी बात है कि आपका भविष्य इसी पे टिका होता है। तो शेराराम सर, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं एकेडमिक इंग्लिश जोन में। थैंक यू सो मच सुरेंद्र सर फॉर योर एडमिरेशन। और सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि 2025 का जो पेपर था, अभी जो सेकंड ग्रेड का RPSC ने कंडक्ट करवाया एग्जामिनेशन, आपको क्या लगता है किस तरह का इसका स्टैंडर्ड था? स्टैंडर्ड काफ़ी अच्छा था सर पेपर का और पढ़ने वाले बच्चे ने काफ़ी अच्छा स्कोर किया है। पेपर फर्स्ट की बात करूँ तो जो उसके पहले के जो ग्रुप A और ग्रुप B के पेपर थे उसके कंपैरिजन में देखा जाए तो ये पेपर थोड़ा मैं उससे हल्के इजी मान रहा हूँ। उस हिसाब से ग्रुप D का पेपर आप इजी मान रहा हूँ, क्योंकि उसके साथ मैथ्स और इंग्लिश का जो सब्जेक्ट था उसको ध्यान में रखते हुए RPSC ने थोड़ा क्वेश्चन जो दिए वो थोड़े नॉर्मल लेवल के दिए। पेपर सेकंड की अगर बात करें तो उसमें जो ग्रामर पोर्शन जो था ठीक था, लिटरेचर पोर्शन जो था उसमें काफ़ी डीपली क्वेश्चन पूछे गए थे। तो मुझे लगता है कि उसका सीधा असर कट ऑफ के ऊपर भी पड़ेगा। जाहिर सी बात है। हाँ जी। और मैं चाहता हूं कि आप सबसे पहले तो हमारे जो एस्पायरेंट्स हैं जी, कैंडिडेट्स, जो वेरियस कैंडिडेट्स हैं तरह तरह से पूरे राजस्थान, पूरे इंडिया भर से जुड़ते हैं जी, तो मैं चाहूँगा कि आप अपने संघर्ष की थोड़ी सी कहानी विद्यार्थियों तक पहुँचाएँ
किस तरह से आप ये लेक्चरर का एग्ज़ाम क्रैक क्या स्ट्रेटजी आपकी रही, जी क्या इसमें हर्डल्स आपने महसूस की, जी क्या आपका स्ट्रॉन्ग जोन था, जी। तो इसके बारे में थोड़ी सी हमारे दर्शकों को प्लीज़ मैं जानकारी आप सब लोगों को बताना चाहूँगा कि मेरी एजुकेशन जो है वो गांव के हिंदी मीडियम स्कूल से हुई है, एक सरकारी स्कूल से हुई है। तो निस्संदेह उस समय इंग्लिश के ऊपर इतना ज़ोर नहीं दिया जाता था और ऐसी कोई फैकल्टी थी भी नहीं जो इंग्लिश के ऊपर स्पेशली कोई है जो ट्रेंड हो या फोकस्ड करे। पर जब बाद में धीरे धीरे पता चला कि इंग्लिश भी जो है काफ़ी महत्व रखती है करियर बनाने में, तो मैंने उसमें जो है इंटरेस्ट अपना क्रिएट किया और उसको आगे बढ़ाया। स्ट्रगल की अगर बात करें तो मेरा जो बैकग्राउंड है वो मेरे फादर जो है वो माइनर हैं और मज़दूरी का काम करते थे। तो मुझे लगा कि परिस्थितियाँ मेरी प्रतिकूल है, मुझे पढ़ना चाहिए। तो शुरू में इंग्लिश तो मैंने चुनने का यही वजह थी कि उसमें करियर बनाना आसान होता है। थोड़ा सा प्रयास जी, करेंगे तो जी। कंपैरेटिवली आर्ट्स के दूसरे सब्जेक्ट की बजाय इंग्लिश में करियर बनाना आसान होता है, तो मैंने उसको चुना। डेफिनेटली 12th तक मेरे इंग्लिश लिटरेचर नहीं था, पर ग्रेजुएशन में मैंने इंग्लिश लिटरेचर लिया। फिर मैंने पीजी इंग्लिश लिटरेचर में किया और बीएड में मेरे इंग्लिश। कौन सी यूनिवर्सिटी से किया आपने पीजी? सर 2009 और 10 के अंदर मेरी 12th हुई थी, उस समय मेरा बीएसटीसी में सिलेक्शन हो गया था। ओके। तो मेरी कॉलेज मुझे जयपुर मिली थी और अब मेरे पास ऑप्शन क्या था कि मुझे ग्रेजुएशन भी करनी थी, इधर से बीएसटीसी भी कंप्लीट करना था। तो चूंकि कॉरेस्पॉन्डेंस से वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी, ओके। कोटा ओपन यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन किया और बीएसटीसी जब मेरा कंप्लीट हुआ कोर्स, उसके बाद मैं वापस आया। ये आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात बताई है। जी। बहुत सारे ऐसे एस्पायरेंट होंगे हमारे जी जो बीएसटीसी करते करते बीए कहीं से कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जी या किसी का बीएड चल रहा है प्लस किसी का पीजी साथ में चल रहा है। मेरे पास ऐसी बहुत सारी क्वेरीज रहती हैं जी कि सर एक साथ ये 2 डिग्रीज आरपीएससी के एग्जाम में वैलिड होगी क्या? जी। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि बीएसटीसी विश्वविद्यालय के नियम यह है कि एक कोई रेगुलर कोर्स, उसके साथ कॉरेस्पॉन्डेंस या प्राइवेट जो है कोर्स आप कर सकते हैं। तो मेरी रेगुलर बीएसटीसी चल रही थी जयपुर से और उसके बाद वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी से मेरा बीए चल रहा था। ओके, दोनों साथ चल रहे थे दोनों। बीएसटीसी मेरा सिलेक्शन 2025 के अंदर L1 टीचर के रूप में हो गया और टीचिंग करवाते करवाते मैंने एमए भी किया और बीएड भी किया। दैट्स ग्रेट। और जो ही बीएड होगी मेरी पूरी, मैंने फर्स्ट ग्रेड का पेपर दिया था। तो इससे पिछले वाला जो पेपर था 2020 वाला, उसमें मेरा 2 गुना में सिलेक्शन हो गया था, फाइनली मेरा नहीं हुआ। तो मुझे लगा कि इजीली फर्स्ट ग्रेड का पेपर क्रैक होने वाला नहीं है, क्योंकि जॉब के साथ मैं टाइम मैनेज करना जो मुझे आया नहीं। तो उसकी जो नेक्स्ट वैकेंसी थी 22 वाली, उसमें मैंने स्कूल ड्रॉप किया कुछ टाइम के लिए, प्रिपरेशन जारी रखी और संस्कृत डिपार्टमेंट का जो लेक्चरर का एग्ज़ाम है और स्कूल डिपार्टमेंट का लेक्चरर का एग्ज़ाम है, दोनों एग्ज़ाम में मैंने सफलता पाई है। ग्रेट, रियली ग्रेट सर। तो थैंक यू सर। मैं एस्पिरेंट्स ये कहना चाहूँगा कि अगर फर्स्ट ग्रेड के पेपर को या सेकंड ग्रेड के पेपर को हल्के में ले रहे हो तो ऐसे तो क्रैक होगा नहीं। आप जो भी चीज़ें कर रहे हो उसको छोड़िए। अगर आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हो तो कुछ टाइम के लिए ड्रॉप कीजिए, और अगर आप कुछ और काम कर रहे हो तो उसको ड्रॉप करके उसके बाद ही आप क्रैक कर सकते हैं। आपको पूरी एनर्जी जो है उसमें लगानी पड़ेगी, तभी जाकर के एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, और आप कर सकते हैं। अगर मैं गाँव में पढ़ा हुआ, हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ा हुआ, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हुआ व्यक्ति अगर कर सकता हूँ, तो निस्संदेह अभी की परिस्थितियाँ काफ़ी जो है वो आपके फेवर में है, आप लोग भी कर सकते हैं। ग्रेट सर, बहुत अच्छा लगा आपकी सारी कहानी सुन के, रियली इंस्पायरिंग है। और हमारे जो एस्पायरेंट्स हैं, देखिए दोस्तों, पढ़ने की कोई आदर्श परिस्थितियाँ जीवन में नहीं होती हैं। आदर्श परिस्थितियाँ लाइफ में कभी आती ही नहीं है। हमें निकालना पड़ेगा समय और पूरा झोंकना पड़ेगा अपने आप को, कोई भी कंपटीशन अगर हमें क्रैक करना है। तो ये इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है। और इनका बहुत साधारण सा बैकग्राउंड रहा, फिर भी इंग्लिश इन्होंने इतनी अच्छी तरीके से तैयार की। और आपका एक मैंने वीडियो भी देखा था जिसको हमारे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत साहब ने साझा किया था, जब आप L1 अध्यापक हुआ करते थे, वो भी मुझे अभी तक याद है, और उसमें आप काफ़ी चर्चा में भी रहे थे। तो अब मैं शेराराम जी आपसे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगा कि हमारे जो भी एस्पायरेंट सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं, जाहिर सी बात है उनकी कट ऑफ जानने की इच्छा रहती है। ठीक है। तो आपका क्या अनुमान कहता है, क्या एक्सपीरियंस आपका कहता है, कितनी कट ऑफ वगैरह रहनी चाहिए इस सेकंड ग्रेड के एग्जाम? मैंने पेपर को देखा है और जिस लेवल का पेपर आया उस हिसाब से मेरा आंकलन जो ये कहता है कि टोटल ओवरऑल फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर को मिला करके 310 और
18 या 315 के आसपास, हाईएस्ट आप मानते ये हैं? हाईएस्ट जनरल की मान रहा यू हूँ। मीन अगर स्टूडेंट्स ने 310 से ऊपर मार्क्स अगर सिक्योर किए हैं जनरल के जी, जनरल एस्पायरेंट्स, जी, तो दे शुड फील सेफ बिल्कुल, ऑब्वियसली, इन योर ओपिनियन। इन माय ओपिनियन। ओके, एंड ओबीसी का इसे आप 2-3 मार्क्स उनसे नीचे आप मान लीजिए, 4-5 मार्क्स नीचे मान लीजिए, ऑब्वियसली। और एससी और जनरल में कितना डिफरेंस उसकी आप मानते हो? 2-4 क्वेश्चन और 2-4 मार्क्स और कम कर लीजिए। तो अगर कोई एससी एस्पायरेंट अगर एग्जाम में अपियर हुआ है तो कितने मार्क्स दोनों पेपर के मिला के वो कॉन्फिडेंट फील कर सकता मैं है? 295 और 305 के बीच में उसको सेफ मानता हूँ। और दोनों पेपर आपने एनालाइज अच्छी तरह से कर लिए हैं? हाँ, जहाँ तक मेरी जानकारी। मुझे ऐसा लगता है कि जो फर्स्ट पेपर है, जी, इंग्लिश तो स्ट्रॉन्ग जोन होता ही है जो ठीक, इंग्लिश के ठीक, कैंडिडेट ठीक, होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पेपर जो था जीके का वो मुझे इस बार काफ़ी टफ लगा कंपैरेटिवली। हाँ, और सेकंड ग्रेड के जो लिटरेचर वाला सेगमेंट था, ठीक है। सब्जेक्ट वाला, जी, वो काफ़ी मुझे डिफिकल्ट लगा। ठीक है। तो आपको नहीं लगता 310 ज़्यादा है या थोड़ा कम रहने की संभावना है? नहीं, मैं इसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि अगर लिटरेचर का पार्ट थोड़ा टफ था, क्योंकि उसके अंदर क्वेश्चन सीधे नहीं पूछ करके राइटर्स के match the सीधी following वर्क्स और नहीं करके, option, उसमें काफ़ी डेप्थ में जो है उनकी जो वर्क्स है, उनकी रचनाएं जो है, उनसे क्वेश्चंस पढ़े वापस गहराई में जा करके, क्योंकि कैंडिडेट्स इतनी गहराई में पढ़ता नहीं है। मान लीजिए आर के नारायण का कोई नॉवल है, आर के नारायण के नॉवल कौन कौन से कैंडिडेट जनरली इतना ही पढ़ता है सेकंड ग्रेड वाला, लेकिन उन्होंने गहराई से पूछ लिया द गाइड में क्या कंटेंट क्या है, तो वो एज उस ए हिसाब से। टीचर, जैसे मैंने सेकंड ग्रेड के खूब सारे एस्पायरेंट्स को इस बार पढ़ाया था, जी, तो मैंने ये फील किया है कि बेसिकली आरपीएससी सिलेबस में ये डिस्क्राइब कर रहा है कि मेजर इंडियन राइटर्स इन इंग्लिश, ठीक है। और 15 जो राइटर्स है 15, जी, उनके नाम उन्होंने दे दिए, जी, और उनके मेजर वर्क्स कौन कौन से हैं, सिर्फ इतना ही सिलेबस में है। बच्चे कवर लेकिन इतना जो ही कर अभी पाते हैं। पेपर सेटर्स हैं, जी, वो जो उनके वर्क्स हैं उनके अंदर के कैरेक्टर्स या सिचुएशंस के ऊपर बेस्ड भी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। जी, तो क्या लगता है आरपीएससी ने अपना ट्रेंड बदल दिया है कि डिफिकल्टी लेवल सडनली बहुत रेज कर दिया है? क्योंकि एक तैयारी करने वाला स्टूडेंट ये नहीं जानता कि उसे कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, जी, कहाँ से पढ़ना है, ऑथेंटिक मटेरियल क्या है। तो इसके बारे में आपको क्या लगता है कि लिटरेचर पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि ग्रामर वाले पोर्शन पे? इसके बारे में मेरा ये मानना है, जो मैंने किया, मैं अपनी स्ट्रेटजी बता रहा हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव गुड कमांड ओवर इंग्लिश। आपके ऊपर इंग्लिश ग्रामर के ऊपर तो काफ़ी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। ओके, वो आपका शेफ जोन है। ओके, उसके बाद आप लिटरेचर की तरफ मूव करें, और इस रूप में करें कि पहले तो जो डेट्स वगैरह हैं, जो फैक्ट्स वगैरह हैं, उनको अच्छे से तैयार करें, और जब फैक्ट्स आपके अच्छे से तैयार हो जाएं तो फिर जो वर्क्स है, जैसे मान लीजिए कोई भी कमला दास है, कमला दास के कौन कौन वर्क्स हैं और नॉवेल्स कौन से हैं या पोइम्स कौन सी है, उनके अंदर कंटेंट क्या है, उसको भी अवश्य पढ़ के जाएं। क्यों आरपीएससी चीज़ें सीधी नहीं पूछ करके घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछते हैं, और वो क्वेश्चंस वही बच्चे आंसर कर पाते हैं जिन्होंने डेप्थ में स्टडी की है, और ये आपको सेल्फ स्टडी करनी तो पड़ेगी। डियर स्टूडेंट्स, मेरा आपको ये सजेशन रहेगा कि जो भी इंडियन राइटर्स इन इंग्लिश है, प्लस जो आपके लिटरेरी एरा है, सेकंड ग्रेड की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें आपको, मुझे लगता है, हर जो राइटर का मेजर वर्क है उसकी समरी आपको जरूर देख लेनी चाहिए। एम आई राइट? जी, जी, एब्सोल्युटली राइट। समरी अगर आप देख लेते हैं ढंग से, तो ऑब्वियसली कैरेक्टर्स के नाम आ जाते हैं, सेंट्रल थीम किसी वर्क की क्या है वो आपके क्लियर हो जाना चाहिए। तो अगर आप सेंट्रल थीम पकड़ लेते हैं किसी भी नोवेल की या पोएम की, किसी भी लिटरेरी जो पार्ट है उसकी, साथ में कैरेक्टर्स अगर आपको अच्छी तरह से याद हो जाते हैं, तो समराइज कर लेना चाहिए चीज़ों को, और ब्रीफ में आपको नोट्स बना लेने चाहिए। जैसे आर के नारायण के नॉवेल्स की आपने बात की, द गाइड नॉवेल है, अक्सर वो चर्चित रहता है परीक्षाओं में, तो उसके कैरेक्टर्स वगैरह, सिचुएशंस वगैरह, ये सब समझ के हमें परीक्षा में जाना चाहिए। अब वो ज़माना नहीं रहा दोस्तों का आरपीएससी केवल राइटर का नाम या राइटर के जो वर्क्स हैं उनके नाम पूछ लें या उनके ईयर्स पूछ लें। अब वो थोड़ा अंदर जाने लगी हैं। तो मेरा आपको ये सजेशन है कि लिटरेचर में भी आप जो मेजर इंडियन राइटर्स हैं, या फॉर एग्जांपल अगर आप फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो जो जो पॉइम्स हैं केवल अब सरफेस लेवल पे पढ़ने से नहीं होगा, उनके अंदर के जो फिगर्स ऑफ स्पीच हैं, प्लस जो खास बातें हैं राइटर के बारे में, प्लस उस पॉइम के बारे में या उस लिटरेचर के पीस के बारे में जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, वो हमें कलेक्ट करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। केवल उसको हिंदी में पढ़ लिया या किसी गाइड बुक से हमने थोड़ा बहुत उसके बारे में पढ़ लिया, तो दोस्तों उससे काम होने वाला नहीं है। एम आई राइट सर? जी सर, यू आर एब्सोल्युटली राइट सर। एक और इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने रखना चाहता हूँ। जी सर।
आपने ऑब्वियसली सेकंड ग्रेड का भी एग्जाम दिया होगा और फर्स्ट ग्रेड का भी दिया। सॉरी, आई हैव नेवर अपियर्ड इन सेकंड ग्रेड एग्जाम। ओके, दैट्स ऑल। तो कुछ स्टूडेंट्स ये हमेशा क्वेश्चन करते हैं, मेरे सामने आते रहते हैं ऐसे प्रश्न कि सर हम फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम क्रैक करें, उसकी तैयारी करें या सेकंड ग्रेड की करें। तो दोनों एग्जामिनेशंस की अप्रोच में आपको कुछ डिफरेंस नज़र आता है? मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि मैं BSTC से L1 टीचर लग चुका था 2013 की वैकेंसी में। 2015 मेरी ज्वाइनिंग हुई थी। ओके। उसके बाद मेरी जब एजुकेशन ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन बीएड हो गई थी, तो ऑब्वियसली मैंने ये सोचा कि मेरी इतनी सर्विस हो गई है और मुझे लगा फर्स्ट ग्रेड का ही देना चाहिए सीधा। ओके। तो उस हिसाब से मैंने फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के सिलेबस को जब डिटेल स्टडी किया तो मुझे ये चीज़ जानने को मिली कि कंपैरेटिवली फर्स्ट ग्रेड का पेपर जो है सेकंड ग्रेड के पेपर से ज़्यादा आसान है। आई फील द सेम। उसका रीज़न ये है कि फर्स्ट ग्रेड के अंदर लिटरेचर का जो पार्ट है उसके अंदर भी टॉपिक्स दे रखे हैं। आपको ये पोम्स पढ़नी है, ये नॉवेल्स है आपके, और ये सारे जो है कंटेंट ये रहेगा, मतलब लिटरेचर का ये फिगर ऑफ स्पीचेस क्या है, वेल डिफाइंड सिलेबस। बिल्कुल आपके पास टेक्स्ट तैयार मिलता है, आपको वो पढ़ना है। ओके। सेकंड ग्रेड के बारे में मेरा ओपिनियन ये है कि एक तो इंडियन राइटर्स बहुत ज़्यादा है, डेफिनेटली, ठीक है, उनके वर्क्स सब कुछ पढ़ना तो काफ़ी लेंथी हो जाता है, और लिटरेरी एरा सारे बहुत सारे पीरियड्स ऑफ बिल्कुल, लिटरेचर बिल्कुल, काफ़ी लंबा हो जाता है, राइटर्स की लिस्ट बन जाती है। मेरा एक्सपीरियंस है कि मैंने लिटरेचर जब कराया था ऑफलाइन बैच में, तो राइटर्स की लिस्ट मैंने ऑलमोस्ट चेक की थी तो 194 राइटर्स उसमें आ गए थे उन पीरियड्स में। यस सर। तो इतने सारे राइटर्स, फिर उनके वर्क्स, तो दिखने में तो सेकंड ग्रेड का लिटरेचर बहुत सीमित लगता है कि हमें केवल लिटरेरी पीरियड्स याद करने हैं या ये आप कह दो इंडियन राइटर्स ही पढ़ने हैं। लेकिन अंदर से झांके ना तो मुझे लगता है सेकंड ग्रेड का लिटरेचर कंपैरेटिवली लंबा हो जाता है जी। और जैसा आपने सही कहा कि फर्स्ट ग्रेड का जो सिलेबस है वो वेल डिफाइंड है कि ये 6 पोइम्स आपको पढ़नी, उसमें द वेस्टलैंड T.S. इलियट की वही लंबी है, बिल्कुल, बाकी सारी छोटी छोटी ओड्स और पोइम्स हैं। एलेजी भी है मिल्टन की, तो ये आई थिंक मिल्टन की एलेजी नहीं है, वो सोनेट है, ऑन इज ब्लाइंडनेस। ओके, तो ये छोटे छोटे जो पोर्शंस हैं लिटरेचर के वो फर्स्ट ग्रेड वाला एस्पायरेंट कंपैरेटिवली इजीली कर पाता। वो टोटल जो पोस्ट होती है वो फर्स्ट ग्रेड की और सेकंड ग्रेड की लगभग बराबर है। इंग्लिश की पोस्ट भी ये बहुत इंपॉर्टेंट 300 प्लस कुछ आती है और सेकंड ग्रेड की पोस्ट भी 327 है। और इंग्लिश की पोस्ट 324, कुछ लगभग पोस्ट जब बराबर है तो आप हायर पोस्ट के बारे में की पोस्ट भी बहुत कम रही थी, 327, हाँ 327 थी, बहुत कम थी। और इंग्लिश की पोस्ट भी लगभग फर्स्ट ग्रेड की जो लेक्चरर की वो इतनी आती है। तो मुझे लगता है कि आपको फर्स्ट ग्रेड के बारे में सोचना चाहिए सेकंड ग्रेड की बजाय। और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये भी है सर जी कि अभी जो स्टाफिंग पैटर्न है हमारे स्कूल्स में, तो जो पिछली सरकारें थी उन सब ने आपको पता ही है कि जो सेकंड ग्रेड के टीचर्स हैं उनसे ही क्लास 11th और 12th पढ़वाई है, जो भी न्यू रेज्ड स्कूल्स रही हैं। अब इन्होंने टीचिंग मेथड में लेक्चरर की पोस्ट हर स्कूल में दे दी है, जो कि अगले सेशन से एप्लीकेबल होगा। तो मुझे लगता है आने वाले दौर में लेक्चरर्स की जो रिक्रूटमेंट है वो कंपैरेटिवली बड़ी होगी। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा पॉइंट बताया सर ने कि अधिकतर जो गांव में सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स है वहाँ पर हिंदी और अंग्रेजी की जो व्याख्याता है उसकी जगह पर द्वितीय श्रेणी अध्यापक कार्यरत हैं, और अनिवार्य हिंदी और अनिवार्य अंग्रेजी के जो लेक्चरर्स काम नहीं करते काफ़ी सारे स्कूल्स हैं। तो वहाँ पर अब जब अगर वैकेंसी आएगी आगे तो यहाँ पर अंग्रेजी और हिंदी के व्याख्यातक के रूप में जो है कार्य करेंगे, वही अंग्रेजी और हिंदी पढ़ाएंगे। तो आप लोगों के लिए वो भी अपॉर्चुनिटीज़ है। बिल्कुल। और मेरा ओवरऑल ये मानना दोस्तों कि अगर आप लेक्चरर की तैयारी कर लेते हैं फर्स्ट ग्रेड की, तो मुझे लगता है आपका सेकंड ग्रेड का काफ़ी पोर्शन कवर हो जाता है। ग्रामर तो ऑलमोस्ट सेम है सर, ग्रामर तो सेम ही है, लिटरेचर में थोड़ा सा डिफरेंस है और अप्रोच जरूर डिफरेंट मैं मानता हूँ। अगर आप लेक्चरर बनना चाहते हैं तो आपका लिटरेचर साउंड होना चाहिए जी, और अगर आप सेकंड ग्रेड क्रैक करना चाहते हैं तो मुझे लगता है ग्रामेटिकली आप साउंड, क्योंकि सेकंड ग्रेड के सिलेबस में स्पोका, MHM, क्लोज एनालिसिस, फ्रेज एनालिसिस, ऐसे टॉपिक्स हैं। हमारे एस्पायरेंट्स को कुछ आप विशेष मंत्र देना चाहेंगे सफलता का? मैं आप सबके भविष्य की जो है शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं सबके फ्यूचर के लिए, और मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि सोचें तो बड़ा सोचें। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं फर्स्ट ग्रेड की करूं, सेकंड ग्रेड की करूं, उस कंडीशन में तो आप फर्स्ट ग्रेड की ही करें। अगर आपका PG नहीं है, पोस्ट ग्रेजुएट नहीं है और आपके पास ऑप्शन फिर सेकंड ग्रेड का ही बचता है, तो ही आप सेकंड ग्रेड के बारे में सोचें।
और दूसरी बात ये ध्यान रखें कि थोड़ा डिफरेंट सोचें। अगर नंबर ऑफ पोस्ट ज़्यादा है और वहाँ पर अगर आप सोच रहे हैं कि उसमें पोस्ट ज़्यादा है मैं उसी की करूँ, ऐसा कतई नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जब नंबर ऑफ पोस्ट कम हो जाती है ना तो चांसेस ऑफ सिलेक्शन बढ़ जाते हैं। राइट। मैंने क्या किया था, संस्कृत डिपार्टमेंट का जो पेपर था उसमें टोटल 26 पोस्ट थी और मुझे लगा कि इतनी सारी पोस्ट में तो कहाँ तक अपन टिकेंगे, मेरी एजुकेशन भी 24 is not a number. बिल्कुल। Okay. तो मुझे लगा कि देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। अब हमारे टाइम में क्या था, दोनों जो रिक्रूटमेंट थी वो सिमुलटेनियसली चल रही थी, तो फॉर्म दोनों के लिए फिल किए थे। स्कूल एजुकेशन का पेपर हो गया था, उसके 1 महीने बाद संस्कृत डिपार्टमेंट का पेपर था। अच्छा, उसका बाद में? हाँ, उसके 1 महीने रिजल्ट पहले आया? रिजल्ट पहले आ गया था। ओके। नहीं, रिजल्ट तो संस्कृत डिपार्टमेंट का बाद में आया। ओके। पर मतलब जो है स्कूल एजुकेशन का जो पेपर हुआ ना पहले ही हुआ था, उसका रिजल्ट भी पहले आया। ज्वाइनिंग मेरी पहले हो गई थी। ओके। मैं संस्कृत डिपार्टमेंट के बारे में बात बता रहा हूँ। पोस्ट 26 थी टोटल और मुझे लगता है कि काफ़ी टफ कंपटीशन था। मैंने पेपर दिया और आप ताजुब करेंगे कि उसमें भी मेरी 19th रैंक के साथ मेरा सिलेक्शन हो गया। ओह, दैट्स रियली ग्रेट। जी सर। और आउट ऑफ 26 पोस्ट्स ओनली, you secured 19th rank. That's great. तो सर मुझे ऐसा लगता है कि जब नंबर ऑफ पोस्ट कम है तो आपको विचलित नहीं होना है। अगर आप विचलित हो रहे हैं तो सोचिए कि आपके जैसे हज़ारों लोग विचलित हो रहे हैं, उस कंडीशन में आपको वहाँ टिके रहना है। अगर पोस्ट कम भी आए तो अपने उस पर अड़े रहना है और आपको ये सोचना है कि मुझे तो एक सीट से मतलब है, मुझे एक सीट बाय हुक और बाय क्रुक कैसे भी करके निकालनी है। ओके, दैट्स राइट। देखो, ये लंबी यात्रा होती है दोस्तों। सिक्योरिंग अ गवर्नमेंट जॉब इज़ नॉट ईजी, यू ऑल नो दैट। ऑफ कोर्स ये लंबी जर्नी है, इसमें हमें बहुत दिक्कतें भी आती हैं, लेकिन अगर हम अपने पाथ पे टिके रहते हैं, रास्ते पे टिके रहते हैं और अगर हम स्ट्रांग बने रहते हैं तो चीज़ें हो ही जाती हैं। बी अश्योर्ड ऑफ दैट। ऐसा नहीं है कि अभी मुझे सर बड़ा ताजुब हुआ जी, कुछ स्टूडेंट्स मुझसे मिले आफ्टर दिस एक्सपीरियंस ऑफ दिस हॉरिबल पेपर, हॉरिबल इन देयर व्यू, ऑफ कोर्स नॉट इन आवर व्यू। इट वाज अ टफ वन। हाँ, उनके लिए टफ था। तो उन्होंने कहा सर हमें इंग्लिश में रहना चाहिए कि एसएसटी की राह पकड़ लेनी चाहिए या हिंदी की पकड़ लेनी चाहिए, क्योंकि ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट 3 होते हैं सर, आप जानते हैं। जी। तो मुझे बड़ा ताजुब हुआ कि जो स्टूडेंट्स इस पेपर में 105, 102, 103 क्वेश्चंस कर पा रहे थे सही जी, वो करियर को लेके इतने, जब मैंने उनको डिलेमा में देखा जी, तो मुझे बड़ा ताजुब हुआ कि उनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं। बेसिकली जी, सबसे पहले तो खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जी, फिर आपको एक सही प्लेटफॉर्म भी मिलना चाहिए दोस्तों। ऐसे टीचर्स भी आपके पास होने चाहिए जो आपको प्रॉपरली गाइड कर सकें, जो बरसों इस फील्ड में हैं। बहुत सारी बरसाती मेंढक जैसी किताबें भी मार्केट में आती हैं जिनकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। जी, जब परीक्षाएं होती हैं सर, जी, आरपीएससी जब डेट्स डिक्लेयर करती है तो मार्केट में आपको पता है वो मॉडल पेपर्स की बहुत सारी बुक्स लॉन्च होती है सडनली, और स्टूडेंट्स हमसे पूछते रहते हैं सर कोई प्रैक्टिस के लिए बुक बताओ। जी। तो आपका क्या ओपिनियन है बुक्स को लेकर? ये एक बहुत बड़ी जिज्ञासा है। मेरा उसके बारे में ये मानना है कि एक तो आप एक अनुभवी टीचर से पढ़ें जिसने बहुत सारे सिलेक्शंस दिए हैं, बहुत सारे जिसने पेपर्स देखे हैं और डिटेल स्टडी किए हैं पेपर्स के बारे में, क्वेश्चन कैसे पुटअप होते हैं, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली जिन्होंने खुद पेपर क्रैक भी किया। हाँ, पेपर क्रैक भी किए हैं जिन्होंने, आप उन पे थोड़ा भरोसा करें। और दूसरी बात ये है कि जो पढ़ें आप तो सीमित दायरे में रह के नहीं पढ़ें। मान लीजिए मैं सर का बड़ा फ़ैन हूँ कि सर की टीचिंग काफ़ी इफेक्टिव है और मैंने तो इवन फर्स्ट ग्रेड में फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन का टॉपिक है ना वो सर से ही पढ़ा था, देखा था कुछ, तो थैंक यू जी सर, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं आप। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जिसका लंबा टीचिंग एक्सपीरियंस हो आप उनसे पढ़ें। दूसरी बात ये, बुक्स पर एक किसी पर्टिकुलर बुक पे जो है डिपेंड नहीं रहे। अगर आपको एक टॉपिक ले लिया, मान लीजिए आपको वॉइस करना है, तो वॉइस करने के लिए एक बुक में से वॉइस कर ली ऐसा नहीं है, आप सारी बुक्स उठा सकते हैं। एक्सरसाइज की जितनी ज़्यादा आप एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे ना उतनी ज़्यादा आपके ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा आपका अपने ऊपर कि हाँ मैं ये टॉपिक अच्छे से मेरा तैयार है। रही बात मॉडल पेपर्स के बारे में, ये कहना चाहूँगा कि उसमें प्रिंटिंग भी बहुत सारी मिस्टेक्स होती है, तो ऐसी कोई किताबें नहीं पढ़ें कि जिससे आपका मोरल जो है डाउन हो या आप मतलब गलत चीज़ें पढ़ें। सर हर बार स्टूडेंट्स को कहा ग्रामर पढ़नी है आपको, रैन एंड मार्टिन से पढ़िए, थॉमसन एंड मार्टिनेट से पढ़िए या माइकल स्वान पढ़िए, स्टैंडर्ड ग्रामर की बुक्स पढ़िए, उन्हीं में से एक्सरसाइज कीजिए, उन्हीं पे रिलाई कीजिए। प्लस आपको लिटरेचर पढ़ना है तो आपको वेरियस सोर्स से, लिटरेचर में दोस्तों सेल्फ नोट से बढ़िया कोई किताब नहीं होती। आप वेरियस सोर्सेज से डेटा कलेक्ट कीजिए,
लेकिन रिलाय अपने फाइनल नोट्स पे नोट्स कीजिए। पे। Yes, और प्रैक्टिस सेट की जहाँ तक बात है तो इस बार मैंने सर एक स्ट्रेटजी बनाई है जी कि हम इतना सारा प्रैक्टिस इस चैनल पे ही बच्चों को प्रोवाइड कर देंगे, जी हमारे इस चैनल पे, जी। कि बच्चों को ये जो अनऑथेंटिक सोर्सेज से वो जो प्रिपरेशन करते हैं ना, वो आवश्यकता ही नहीं रहेगी। जी प्लस हम कोशिश करेंगे कि अच्छी सी उनके लिए सीरीज लेके आए, टेस्ट सीरीज टेस्ट सीरीज। जो ऑथेंटिक हों, प्रामाणिक हों जी और खुद तैयार करके, और उसमें मैं आपका कंट्रीब्यूशन चाहूँगा। जी लिटरेचर के ऊपर बेस्ड इतने सारे क्वेश्चंस आपको बनाने हैं जी कि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, किसी भी कंपटीशन में जी बच्चे को कोई दिक्कत ना हो। जी। और खोद के बनाइए सर, हमारे स्टूडेंट्स जांबाज शेर हैं, तैयारी करेंगे, कोशिश करेंगे। और वो सारे क्वेश्चन सेट हम लेके बच्चों के बीच जाते हैं, ठीक है। ताकि उनकी ये भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए कि मार्केट से उनको जो अनऑथेंटिक सोर्सेज से जो तैयारी करते हैं, जो ऐसे ही एरे गहरे ऐप से वगैरह कर लेते हैं, उनको कुछ प्रमाणिक मटेरियल मिले। ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी दोस्तों, एंड आई कैन अश्योर यू ऑफ दैट दिस टाइम। और दूसरी बात यह है कि तैयारी आप कॉन्फिडेंस से करें, घबराएं नहीं, सही प्लेटफॉर्म चुन लें। घाट का पानी पीने से कोई खास फायदा होना नहीं है। कंफ्यूज आप और होते हैं कि उस सर ने वो बताया, उन सर ने वो बताया। आप जिस किसी भी टीचर से पढ़ें, कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ें और पूरा ट्रस्ट रखें कि हाँ, हम सही हाथों में हैं। लेकिन आपको साथ ही साथ ये ध्यान रखना है कि कोई भी टीचर सब कुछ आपको नहीं दे सकता। बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आप कितने एफर्ट डालते हैं, प्लस आप एक प्लेटफॉर्म पे ट्रस्ट कितना करते हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो आप सही हाथों में जाएं। जो लोग एक्सपीरियंस्ड हैं, जो बरसों से लगे हुए हैं इसी काम में, जिन्होंने हज़ारों सेलेक्शंस दिए हैं, ऐसे ऑथेंटिक गुरुओं से आप पढ़ें, प्लस ऐसे ऑथेंटिक नोट्स पढ़ें जिनसे आपको बेनिफिट हो। इज़ दैट क्लियर सर? एब्सोल्युटली राइट सर। मैं ये आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा, वो ये है कि आपने बहुत अच्छी बात जो है बताई है, वो ये है कि ऑथेंटिक चीज़ें पढ़ें। होता क्या है, जनरली आरपीएससी में कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं जो हम पढ़ते हैं और हमारा पढ़ा हुआ हम आंसर कर भी देते हैं, पर आरपीएससी उनको मानने से इनकार कर देती है। तो जब हम ऑब्जेक्शन लगाते हैं, तो ऑब्जेक्शन लगाने के लिए हमें प्रमाणिक पुस्तकें ही प्रस्तुत करनी होती है। एब्सोल्युटली। तो वहाँ पर आप अगर ऑथेंटिक किताबों से पढ़ते हैं, जैसे अभी आप जैसे क्वेश्चन सेट करते हैं, तो मैं तो आपको ये कहूँगा कि सारे क्वेश्चन जो आप रखें ऑथेंटिक किताबों से रखें। कल को अगर कोई पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, आरपीएससी अगर उसको मानने से इनकार कर देती है, तो उस परिस्थितियों में हम ऑब्जेक्शन हम खुद ही लगा सकते हैं। कई बार स्टूडेंट्स हमारे पास फ़ोन भी करते हैं कि सर ये इसका कोई ऑथेंटिक आंसर आपके पास मिलेगा क्या। फिर हम कोई ऑथेंटिक बुक सजेस्ट करते हैं कि भैया आपको उस बुक में मिल जाएगा। तो दोस्तों, ऑथेंटिक बुक्स बहुत ज़रूरी और ऑथेंटिक मटेरियल आपके पास होना चाहिए। और ऐसे प्लेटफॉर्म से बचें जो केवल अफवाहें फैलाते हैं, ज्ञान कुछ देते नहीं खास। तो देखो, सब तरह के हैं, झोले छाप डॉक्टर भी मार्केट में अच्छे चलते हैं, हाँ, जाने वाले उनके पास भी जाते हैं। लेकिन मेरा आपको ऐसा एक सजेशन रहेगा कि हमेशा प्रामाणिक व्यक्तियों के पास जाएं, एक्सपीरियंस जो हों, जिनके पास एक्सपीरियंस हों, और प्रामाणिक किताबें ही पढ़ें। तो सर धन्यवाद आपका बहुत बहुत। और भी कुछ हमारे स्टूडेंट को आप बताना चाहें? मैं आपको ये बताना चाहूँगा एक बात और, जो कि सर ने बता दिया है ऑथेंटिक चीज़ें पढ़ें, पर मैं आपको ये चीज़ और बताना चाहूँगा, वो ये है जो मैंने स्टडी की थी। मैंने पर्टिकुलर किसी जो है टीचर से नया पढ़ करके सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा रिलाई किया था। कुछ टॉपिक्स जो थे मेरे को डिफ़िकल्ट लगे, तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि फनेटिक ट्रांसक्रिप्शन जैसे मैंने सुनंदन सर से किया था, तो काफ़ी लंबे टाइम से इनका टीचिंग एक्सपीरियंस है। ये आपको पूरी हेल्प करेंगे। इनके साथ मैं आपको ये कहूँगा कि पूरे टॉपिक को, सारे इंग्लिश के जो ग्रामर के टॉपिक्स हैं, जो वोकेबलरी के टॉपिक्स हैं, लिटरेचर के टॉपिक, उनको निचोड़ डालें, ऑथेंटिक किताबों से पढ़ें। और उम्मीद है कि अगर आप रेजोल्यूट रहेंगे, पूरी तरह से फीम डिटरमाइंड रहेंगे, तो निश्चित रूप से जो है आपकी बाधाएं आपके लक्ष्य को जो है रोकेगी नहीं। किसी भी बहानेबाजी से बचें, आज नहीं कल पढ़ लूँगा। 100%। आप डेडिकेशन बहुत ज़रूरी होता है। सारी चीज़ें छोड़ करके, सारे झंझट छोड़ करके, आपकी घर की परिस्थितियाँ कैसी है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, आप किस दौर से गुजर रहे हैं, इन सारी चीज़ों को छोड़ के अगर आपको सिलेक्शन निकालना है तो आपको टारगेट ओरिएंटेड होना ही पड़ेगा। मैं चंद पंक्तियां, अगर आपने कहा है तो सर प्लीज, स्वागत है। रामधारी सिंह दिनकर की कुछ पंक्तियां हैं। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दिलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। क्या बात है। कौन विघ्न ऐसा जग में
टिक सके वीर नर के मग में, खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है, पत्थर पानी बन जाता है। जब क्या आप बात। जोर लगाएंगे ना तो जो है कोई भी लक्ष्य इंसान के कद से छोटा होता है। बहुत Thank खूब you so सर, much. बहुत खूब, बहुत खूब। और जाते जाते आपको दोस्तों एक और बात बता देता हूँ कि रीट लेवल 2 की वैकेंसी आने वाली है, बम्पर वैकेंसी आने वाली है। और जिन लोगों की एवरेज इंग्लिश एवरेज है उनके लिए अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी है। जो अपने आप को एवरेज मानते हैं कि भाई हमें तो एक बार कैसे भी करके गवर्नमेंट जॉब चाहिए, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बहुत बड़ी वैकेंसी L2 इंग्लिश, साइंस और साइंस मैथ्स और SST की आने वाली है। तो तैयार रहिए, कमर कस लीजिए। और उसमें भी हम आपके लिए स्पेशल कोर्स लाने वाले हैं, तो गेट रेडी फॉर दैट आल्सो। एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। आप सबने टाइम दिया, थैंक यू सो मच गाइज, गुड लक।